हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सकुशल हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस या पढ़ाई कर रहे हैं। सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल नेचर्स एकेडमी। आज का जो टॉपिक है या आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप एकेडमिक्स में हैं, इन दोनों चीज़ों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीएनए, इट्स फॉर्म्स एंड डिफरेंसेस। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इस टॉपिक के पॉइंट्स याद करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अलग अलग जो डीएनए के फॉर्म्स हैं उसके बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे आज। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक टेबल बनाएंगे हम, प्रॉपर्टीज़, उसके बाद एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए और जेडडीएनए। ये चार मेन फॉर्म्स जो हैं वो डीएनए के होते हैं। वास्तव में ये ट्रांजिशनल फॉर्म्स ही होते हैं बीडीएनए के। अलग अलग कंडीशंस में ये अलग अलग रूप से ये अपने आप को ट्रांजिशन में चेंज कर लेता है। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है सेल कंडीशन। सेल कंडीशन। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एडीएनए की, तो सेल कंडीशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो 75% और प्रेजेंस होता है, कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड सीजियम आयंस। इन आयंस की प्रेजेंस होती है। अगर हम बीडीएनए की बात करें तो इनमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 92%, रिलेटिव सेल कंडीशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 92% और बहुत ही कम आयनिक स्ट्रेंथ होता है एंड लो आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, लो आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, वहीं पे अगर हम सीडीएनए की बात करें तो इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60%। ये कलर शायद आपको दिखे ना, तो मैं डिफरेंट कलर एक यूज़ करता हूँ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% और प्रेजेंस ऑफ लिथियम आयंस, इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ लिथियम आयंस। ठीक है, अगर हम जेडडीएनए की बात करें तो इसमें साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है इसकी सेल कंडीशन में। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं वेरी हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन।
तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया सेल कंडीशन में। हमने देखा अलग अलग फॉर्म्स जो हैं उनके लिए क्या कंडीशन सेल की होती है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है शेप या आकार। शेप की अगर बात करें तो एडीएनए का जो शेप है ये सबसे बड़ा होता है, तो ब्रॉडेस्ट इसको लिखते हैं, ब्रॉडेस्ट। वहीं पे बीडीएनए का जो फॉर्म होता है एडीएनए की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसको हम इंटरमीडिएट लिखते हैं, इंटरमीडिएट। सीडीएनए की बात अगर करें तो ये बीडीएनए की अपेक्षा भी छोटा होता है और इसको हम डिनोट करते हैं, इसके लिए लिखते हैं नैरो। और जेडडीएनए सबसे छोटा है होता है, इसे हम लिखते हैं नैरोएस्ट, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। पहली हमने देखी सेल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेल कंडीशन क्या होती है, दूसरी शेप कैसा होता है, ठीक है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है हेलिक्स सेंस, हेलिक्स सेंस, ठीक है। अब देखिए हेलिक्स सेंस में ये तीनों एडीएनए, बीडीएनए और सीडीएनए तीनों ही राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं, ठीक है। तो इनको आप लिख सकते हैं, एडीएनए भी राइट हैंडेड होगा, राइट हैंडेड, बीडीएनए भी राइट हैंडेड, सीडीएनए भी राइट हैंडेड, जबकि सिर्फ जेडडीएनए का जो फॉर्म है ये लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स का सेंस शो करता है, ठीक है। ये अगली प्रॉपर्टी हो गई हेलिक्स सेंस। इसके बाद की प्रॉपर्टी है हेलिक्स डायमीटर, हेलिक्स डायमीटर। तो हेलिक्स डायमीटर में अगर बात करें तो एडीएनए का जो डायमीटर होता है वो 25.5 एंगस्ट्रॉम होता है। बीडीएनए का सबको पता होगा, बीडीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम होता है। वहीं पे सीडीएनए का देखें तो ये 19 एंगस्ट्रॉम होता है। और जेडडीएनए की बात करें तो ये 18.4 एंगस्ट्रॉम हेलिक्स का डायमीटर होता है, ठीक है। इसको आप नोट करते रहें सो दैट ये साथ ही साथ आप नोट करते चलेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है राइज पर बेस पेयर, राइज पर बेस पेयर, ठीक है। राइज पर बेस पेयर को स्मॉल h से डिनोट करते हैं, ठीक है। एडीएनए की अगर बात करें तो राइज पर बेस पेयर ये होता है 2.3 एंगस्ट्रॉम, 2.3 एंगस्ट्रॉम। वहीं पे बीडीएनए के लिए ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। सीडीएनए की अगर हम बात करें तो ये 3.32 एंगस्ट्रॉम होता है। और जेडडीएनए के लिए ये 3.8 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बेस पेयर टर्न ऑफ द हेलिक्स, बेस पेयर टर्न ऑफ द हेलिक्स, बेस पेयर टर्न ऑफ द हेलिक्स। और इसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। इसके लिए अगर हम एडीएनए के बारे में बात करें तो एडीएनए का जो बेस पेयर टर्न होता है
ये 11 होता है। वहीं पे बी डीएनए के लिए ये 10.4 होता है। सी डीएनए के लिए 9.33 होता है, ठीक है। और जेड डीएनए के लिए ये होता है 12 मतलब 6 डाई न्यूक्लियोटाइडिक यूनिट्स, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में 6 डाई न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये डाई न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होते हैं मैं आपको अभी बता दूंगा इसका एग्जांपल, ठीक है। क्योंकि जेड डीएनए का फॉर्म कैसा होता है, जिगजैग कोर्स ये मेंटेन करता है। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइडिक यूनिट्स होती है, एक यूनिट में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में उनका ओरिएंटेशन होता है। इसीलिए एक जो यूनिट होती है वो डाई न्यूक्लियोटाइडिक होती है और अपोजिट ओरिएंटेशन में होती है, ठीक है। अगला या अगली जो प्रॉपर्टी है वो है रोटेशन पर बेस पेयर। रोटेशन पर बेस पेयर। तो ये ए डीएनए के लिए जो रोटेशन है वो है +32.72 डिग्रीज। 32.72 डिग्री। बी डीएनए के लिए रोटेशन पर बेस पेयर हो जाता है प्लस, ये प्लस होगा ये भी, +34.61 डिग्री। और सी डीएनए के लिए हो जाता है +38.58 डिग्री। और जेड डीएनए के लिए ये हो जाता है 9 डिग्री, ठीक है। सॉरी, जेड डीएनए के लिए ये हो जाता है -60 डिग्री। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, -60 डिग्री, ठीक है। तो रोटेशन पर बेस पेयर फॉर ए डीएनए इज +32.72 डिग्रीज, for B DNA it is +34.61 degree, and for C DNA it is +38.58 degree, and for Z DNA it is -60 degree because of its left-handed orientation, ठीक है। अब अगला कैरेक्टर है बेस पेयर टिल्ट, या अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बेस पेयर टिल्ट, ठीक है। ये ए डीएनए के लिए 19 डिग्रीज होती है। फॉर ए डीएनए इट इज 19 डिग्री। फॉर बी डीएनए इट इज 1 डिग्री। फॉर सी डीएनए इट इज 7.8 डिग्री, एंड फॉर जेड डीएनए इट इज 9 डिग्री, ठीक है। तो ये बेस पेयर टिल्ट होता है डीएनए के अलग अलग फॉर्म्स का, ठीक है। अब 2 कैरेक्टर्स और रह जाते हैं, तो मैं ऊपर इनको मेंशन कर रहा हूँ, ये मिटा सकता हूँ मैं, आपने नोट कर लिया होगा अभी तक। अगला जो कैरेक्टर है वो है मेजर ग्रूव। मेजर ग्रूव। तो ए डीएनए में जो मेजर ग्रूव होता है ये नैरो और बहुत डीप होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं नैरो एंड वेरी डीप। बी डीएनए के केस में इट इज वाइड एंड क्वाइट डीप। वाइड एंड क्वाइट डीप।
वहीं पे cDNA के केस में इट इज़ नॉट नोन, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। और ZDNA के केस में इट इज़ फ्लैट। ठीक है, ये बात हो गई मेजर ग्रूव की। और अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज माइनर ग्रूव। माइनर ग्रूव फॉर ADNA it is very broad and shallow. For ADNA it is very broad, and shallow. BDNA के लिए ये narrow and quite deep. Narrow and quite deep. cDNA के लिए फिर से ये जो प्रॉपर्टी है इट इज़ नॉट येट डिस्कवर्ड, तो ये पता नहीं है, नॉट नोन। और ZDNA के केस में इट इज़ वेरी नैरो एंड डीप। वेरी नैरो एंड डीप। तो ये सारे कैरेक्टर्स और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लिख लें, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे तरह से याद कर लें इन प्रॉपर्टी। इस प्रकार से ये डिफरेंसेस आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। मेरे हिसाब से अगर नोट करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद होगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप लिख के पढ़ते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बॉटनी या जूलॉजी के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लाइफ साइंसेज में CSI या नेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे एक या दो क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, तो इसको आप याद रख लेंगे अच्छी तरह से और याद कर लेंगे। एक पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि बेस पेयर पर टर्न ऑफ द हेलिक्स BDNA के केस में मैंने आपको बताया था ये 10.4 बेस पेयर्स होते हैं पर टर्न ऑफ द हेलिक्स, जबकि ZDNA के केस में इट इज़ 12। और इसमें मैंने आपको बताया था 6 डाई न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। कैसे है ये? जब हम BDNA की बात करते हैं तो BDNA में जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो एक मोनोन्यूक्लियोटाइडिक यूनिट होता है। तो उसका ये शुगर मॉलिक्यूल, और मान लीजिए ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये एडेनिन है, ठीक है, और ये इस प्रकार से फॉस्फेट इससे अटैच्ड है। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5। दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो इस प्रकार से इससे जुड़ा होता है। तो ये मान लीजिए अगर जो नाइट्रोजन बेस है वो ग्वानिन है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये फॉस्फेट, ये 5th नंबर का फॉस्फेट नॉर्मली इससे जुड़ा हुआ होता है। नॉर्मली का जुड़ा ही होता है BDNA के केस में। अब देखें ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनका ओरिएंटेशन सेम है, इन द सेम ओरिएंटेशन, और इस प्रकार से जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो एक मोनोन्यूक्लियोटाइडिक यूनिट होती है। मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड है और इसी प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, और कई सारे आपस में जुड़ते जाते हैं। तो रिपीटिंग यूनिट इज अ मोनोन्यूक्लियोटाइडिक यूनिट, या लिख सकते हैं आप मोनोन्यूक्लियोटाइड रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। जबकि ZDNA के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो एक डाई न्यूक्लियोटाइडिक यूनिट होती है। कैसे कि देखते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे भी ये, और ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। जो इसका दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है वो कुछ इस ओरिएंटेशन में अरेंज होता है।
मान लें यहाँ भी ये, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5, ठीक है। और यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन से यहाँ पे अटैचमेंट होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये अटैच्ड होता है, तो दोनों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, और ये एक यूनिट है। ये डाई न्यूक्लियोटाइडिक यूनिट जो है ये एक यूनिट है और यही बार बार रिपीट होती है, इसीलिए यहाँ पे एक रिपीटिंग यूनिट को लिखते हैं अ डाई न्यूक्लियोटाइडिक यूनिट। मतलब दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में हैं और यही रिपीट होते हैं, ठीक है। यही न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट होते हैं तो डाई न्यूक्लियोटाइडिक यूनिट यहाँ पे हो जाती है। तो रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आप लिखेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड यूनिट या डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीटिंग यूनिट। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप इनको और भी अच्छे से मेमोराइज़ कर लेंगे। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर या न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर वीडियो बनाऊंगा। वो एक सीरीज़ होगी जिसमें हम डिटेल में डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, शुगर्स क्या कैसे अटैच होते हैं, फॉस्फोरस कहाँ से आता है या फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है, इन सारे स्टेप्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बारे में लेक्चर वीडियोज़ में आगे बनाऊँगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जहाँ भी जितना भी शेयर कर सकते हैं आप कीजिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरी। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।